गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। वेलकम बैक टू दी एड्यूजोन, हमारा अपना प्यारा चैनल वेयर स्टडी मीट्स मैडनेस। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं एक नए हफ्ते के साथ, एक नई एनर्जी के साथ उसी पुराने चैप्टर को। ठीक है, आज भाई साहब जिस दिन संडे होता है ना उस दिन होती है नींद पूरी तगड़ी वाली। ठीक है ना, रिलेट कर पा रहे हो? जिस दिन संडे होता है उस दिन होती है नींद तगड़ी तरीके से पूरी, और उस दिन होती है फुल एनर्जी। आज वही फुल एनर्जी है, उसी एनर्जी के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, चैप्टर अपने पास था डिवोशनल पार्ट्स टू डिवाइन, लेक्चर नंबर 6 है आज। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 है आज, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर में हमने जो पढ़ रखा है अभी तक, एक बार अगर तुम चाहो तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो भाई आओ। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा उस टाइम फ्रेम से जहां पर कोई बड़ी डायनेस्टीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होकर रहते थे। ठीक, अब लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे ही बड़ी डायनेस्टीज आती हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स को एक साथ लेकर आती हैं, जिससे कुछ नई आइडियोलॉजीज इमर्ज होकर आती हैं। ठीक, अब जब वो नई आइडियोलॉजीज इमर्ज होके आती हैं तो उन आइडियोलॉजीज को भी पैदा करने वाला कोई रहा होगा। ठीक, ये तुमको पैदा करने वाले तुम्हारे माता पिता, मुझे पैदा करने वाले मेरे माता पिता, उसी तरीके से आइडियोलॉजीज को भी पैदा करने वाला कोई रहा होगा, यानी कि किसी की आइडियोलॉजी आगे पास ऑन हुई होगी। तो हमने कुछ लोगों की आइडियोलॉजीज के बारे में देखा, जैसे हमने रामानुजा जी की आइडियोलॉजी को देखा कि रामानुजा जी कौन थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। ठीक, हमने महाराष्ट्र के लोगों की आइडियोलॉजी के बारे में देखा। ठीक, फिर हमने नॉर्थन इंडिया हम पहुंचे। नॉर्थन इंडिया जब हम पहुंचे तो वहां पर हमने जो अलग अलग लोग थे उनकी आइडियोलॉजीज के बारे में समझा। ठीक, कि वहां पे लोगों को क्या मानना था, तो उसमें हमने मीराबाई जी के बारे में पढ़ा। कल लेक्चर में हमने कबीरदास जी के बारे में एक डिटेल डिस्कशन किया कि कबीरदास जी कौन थे, तो उसके बारे में, मतलब कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी और वो कहाँ के रहने वाले थे, इसके बारे में हमारे पास एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस टाइम कबीरदास जी पैदा हुए थे, जहां पे वो रहते थे, उस टाइम पे हिस्ट्री उतनी ज्यादा प्रचलित नहीं थी, तो हिस्टोरियंस ने उस टाइम की हिस्ट्री ऐसे कोई पब्लिश नहीं की है। तो हमारे पास उसके ऊपर ज्यादा अकाउंट नहीं है कबीरदास जी कहाँ पैदा हुए थे और किस फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन जो हमारे पास एक एवरेज है वो ये है कि 15 से 16 सेंचुरी के बीच में वो पैदा हुए थे और वो एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे। ठीक, फिर हमने पढ़ना शुरू किया बाबा गुरु नानक के बारे में। तो हमने देखा कि गुरु नानक जी जो थे उन्होंने कुछ अपनी वॉल्यूम ऑफ पोएट्रीज लिखी। उसके बाद उनमें उसको क्या किया गया, उसको वापस से रिवाइव किया गया उनके एंसेस्टर्स द्वारा। ठीक, वो सारी चीजें वो हमने कल वाले लेक्चर पर ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। नहीं बोतल देख रहे हो? चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। कल हम पढ़ रहे थे बाबा गुरु नानक के बारे में और उसको, उस वाले पार्ट को हमने बीच में छोड़ दिया था। अब वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो एक मिनट, ये देखो, क्या दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये देखो, ये बाबा गुरु नानक वाला पार्ट हमने स्टार्ट किया था, ये हेडिंग से हमने स्टार्ट किया था। ठीक, ये पैराग्राफ पूरा पढ़ा, ये पूरा पढ़ा और ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था। इस पैराग्राफ से हमको स्टार्ट करना है। ठीक, तो ये पैराग्राफ खोल लो भाई। खांसी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई भाई, काला फीवर हो गया है। The number of Baba Guru Nanak's followers increased to the 16th century. Under his successors, they belonged to a number of castes, but traders, agriculturists, artisans, and craftsmen predominated. ठीक, तो क्या बताया जा रहा है कि बाबा गुरु नानक के जो फॉलोअर्स थे, यानी कि उनकी आइडियोलॉजी को जो फॉलो करने वाले लोग थे, उनकी संख्या सबसे ज्यादा किस टाइम पे बढ़ी? उनकी संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड में, जब बाबा गुरु नानक यहाँ से जा चुके थे, जगह जा चुके थे, और उनके एंसेस्टर्स के टाइम पीरियड में बाबा गुरु नानक के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ी। ठीक, अब जब फॉलोअर्स की संख्या बढ़ी तो उनके फॉलोअर्स का कोई ग्रुप नहीं था, वो हर कास्ट, हर क्रीड से बिलोंग करते थे। लेकिन क्राफ्टमैन, आर्टिसंस और पीजेंट जो थे, ये प्रीडोमिनेंट ग्रुप थे, यानी कि ये वो लोग थे
जो सबसे ज्यादा उनको फॉलो करते थे। ठीक, this may have something to do with Baba Guru Nanak's insistence that his followers must be householders and should adopt productive and useful occupations. They were also expected to contribute to the general funds of the community of followers. ठीक, तो बाबा गुरु नानक के जो फॉलोअर्स थे वो बेसिकली ज्यादातर हाउस होल्ड वर्क परफॉर्म करते थे, यानी कि घर पे रहकर जो काम होता है, जिसको आज की भाषा में अपन लोग वर्क फ्रॉम होम कहते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं। तो ज्यादातर लोग जो गुरु नानक बाबा के फॉलोअर्स थे वो यही काम करते थे, वर्क फ्रॉम होम करते थे। ठीक है, अब और उससे जो उनकी कमाई होती थी, ये जो चैरिटी होती थी, जो एक कम्युनिटी का जो उनको फंड होता था, वो उसमें उसको डोनेट करते थे। ठीक, by the beginning of the 17th century, the town of Ramdaspur, Amritsar had developed around the central Gurudwara called Harmandar Sahib Golden Temple. ठीक, तो लगभग क्या बताया गया है कि 17th सेंचुरी आते आते जो उनका मेन वो था गुरुद्वारा, जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं आज, उस टाइम पे हम जानते थे हरमंदार के नाम से। ठीक, उसके आसपास जो सिटी ऑफ अमृतसर था 17th सेंचुरी आते आते वो डेवलप हो चुका था, वो एस्टैब्लिश हो चुका था। अब क्या होता है, it was virtually self-governing and modern historians refer to the early 17th century Sikh community as a state within the state. ठीक, तो जो अमृतसर की सिटी पूरी उसके टेंपल के आसपास, गुरुद्वारे के आसपास डेवलप हुई थी, वो बेसिकली एक तरह की प्राइवेट सिटी थी, मतलब उसको सिर्फ सिख लोग ओन करते थे। ठीक, और जो 17th सेंचुरी के हिस्टोरियंस थे वो कुछ ऐसा कहते हैं कि अमृतसर जो था वो स्टेट विद इन स्टेट, यानी कि पंजाब एक पूरा स्टेट, उस स्टेट के अंदर भी एक स्टेट को कौन सा था, अमृतसर। क्यों? क्योंकि वहां पर सिख जो लोग थे वो डोमिनेट करते थे, वहां पर वो अपने सेट ऑफ रूल्स, अपने सेट ऑफ रेगुलेशंस वहां पे फॉलो करते थे। ठीक, The Mughal Emperor Jahangir looked upon them as a potential threat and he ordered the execution of Guru Arjan in 1606. The Sikh movement began to get politicized in the 17th century, a development which culminated in the institution of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699. ठीक, तो हुआ क्या कि 1606 में जो मुगल एम्पायर थे जहांगीर, उन्होंने जब देखा कि सिख लोगों की पॉपुलेशन इतनी ग्रो हो रही है, इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ग्रो हो रही है, इनके फॉलोअर्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो जहांगीर को इनसिक्योरिटी हुई। ठीक, कि हो सकता है आगे चल के ये सिख लोग जो हैं ये हम पे कब्जा कर लें। ठीक, तो उसी इनसिक्योरिटी के चलते जहांगीर ने बाबा अर्जुन को मारने का, उनको एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे दिया अपनी फोर्सेस को 1606 में। ठीक, उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं, फिर स्टार्ट होता है सिख मूवमेंट, जो बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो, यानी कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। बट उसी सिख मूवमेंट के चलते अल्टीमेटली 1699 में एक इंस्टीट्यूशन सेटअप होता है जिसका नाम था खालसा, और उसको सेटअप कौन करता है, गुरु गोबिंद सिंह। The community of the Sikhs called the Khalsa Panth became a political entity. ठीक, और वो खालसा ग्रुप जो था वो स्टैब्लिश किया था बाबा गोविंद सिंह ने। ठीक, और उसके बाद जो लोग उस कम्युनिटी से जुड़ते गए उनका नाम पड़ गया खालसा पंथ, जो कि बाद में चल के एक पॉलिटिकल एंटिटी, यानी कि एक पॉलिटिकल ग्रुप आगे चल के बन गया। ठीक, The changing historical situations during the 16th and 17th centuries influenced the development of the Sikh movement. और ये सारे जो चेंजेस हुए थे 16th और 17th सेंचुरी के बीच में, इन्होंने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया किस चीज को, जो सिख मूवमेंट उस टाइम पीरियड में इसके पैरेलली चल रहा था उसको। The ideas of Baba Guru Nanak had a huge impact on this development from the very beginning. He emphasized the importance of the worship of one God. ठीक, और जो बाबा गुरु नानक के जो आइडियाज थे उसने भी इस मूवमेंट को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। अब याद करो कि बाबा गुरु नानक के क्या आइडिया थे, तो वो वन गॉड में बिलीव करते थे कि भगवान एक ही है, आप उसको किसी भी तरीके से पूजो, किसी भी रूप में पूजो, भगवान एक ही है, वननेस पे बिलीव करते थे। He insisted the caste, creed or gender was irrelevant for attaining liberation. His ideas of liberation was not that of a state of inert bliss, but rather than pursuit of active life with a strong sense of social commitment. ठीक, तो उनकी भी आइडियोलॉजी कुछ ना कुछ कबीरदास जी से मिलती थी। उनका भी यही मानना था कि वो किसी कास्ट बेस्ड सिस्टम को, जेंडर बेस्ड सिस्टम को
इन सारे रिचुअल्स को वो फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि लिबरेशन यानी कि आजाद होने के लिए आपको किसी सिस्टम की या फिर किसी आपको रिचुअल की नीड नहीं है। आप खुद को समझो और अपना काम करते हुए जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, जो सोशल लोग हैं, जो सोशल वर्ल्ड है, उसके लिए हेल्पफुल रहते हुए अपना काम करते हुए आगे बढ़ो, आप लिबरेशन अचीव कर लोगे। He himself used the terms Naam, Dan and Isnan for the essence of his teaching, which actually meant right worship, welfare of others and purity of conduct. ठीक, तो बाबा गुरु नानक जो थे वो नाम, दान, स्नान इन सारे शब्दों का प्रयोग करते थे अपनी टीचिंग्स में, ताकि वो लोगों तक ये मैसेज दे सकें कि आपको लोगों का क्या करना है, वेलफेयर करना है। His teachings are now remembered as Naam Japna, Keert Karna and Van Chakna, which also underline the importance of right belief and worship, honest living and helping others. ठीक, तो बाबा गुरु नानक ने उस टाइम पे जो नाम अपनी टीचिंग्स में यूज किए थे, उनको आज हम जानते हैं नाम जपना, कीर्त करना, इन सारे नामों से हम उनको आज जानते हैं। Thus, Baba Guru Nanak's idea of equality had social and political implications. This might partially explain the difference between the history of the followers of Baba Guru Nanak and the history of the followers of the other religious figures of the medieval centuries like Kabir, Ravidas and Dadu, whose ideas were very similar to those of Baba Guru Nanak. ठीक, तो बाबा गुरु नानक के जो आइडियाज थे उनका एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन सोशल और पॉलिटिकल लाइफ पे भी लोगों के हमको देखने को मिलता है। ठीक, और बाबा गुरु नानक की जो आइडियोलॉजीज थी वो काफी सिमिलर थी, काफी ज्यादा मिलती जुलती थी किससे, जो उस टाइम के, उस मेडिवल टाइम पीरियड के जो अदर राइटर्स थे, जैसे कौन हो गए हमारे, जैसे कबीरदास जी हो गए, ये सारे लोग हो गए इनसे। ठीक, इसी के साथ इस चैप्टर की थ्योरी यहां पर होती है एंड, लेकिन मैंने कल कहा था कि आज थ्योरी के साथ इस चैप्टर की एनसीईआरटी अपन लोग कर लेंगे, लेकिन आज मैंने बैक कैमरा जाके देखा तो वीडियो 12 मिनट की हो चुकी है। अब इस चैप्टर की एनसीईआरटी में है 10 क्वेश्चन, जो करने में मैक्स टू मैक्स मिनिमम 20 मिनट लग जाएंगे। तो 20 और 12 32 और 5-10 मिनट एक्स्ट्रा, यानी कि 35 से 40 मिनट की ये वीडियो हो जाएगी, और इतनी लंबी वीडियोस मैं रखना नहीं चाहता हूँ। तो इसी वजह से आज सुन लो क्या है, आज इस चैप्टर की थ्योरी होती है एंड, थ्योरी होती है हमारी एंड। कल अपन लोग इस चैप्टर की एनसीईआरटी डिस्कस कर लेंगे। ठीक, कल यानी कि मंडे को। इसीलिए मैं आज ये वीडियो तुम लोग को दे रहा हूँ संडे को, ताकि जो हम गैप लेके चल रहे थे एक दिन का, वो मंडे को फुलफिल हो जाए इसकी एनसीईआरटी के लिए। ठीक, तो इसलिए मैं आज संडे को तुम लोग को ये एक एक्स्ट्रा वीडियो दे रहा हूँ, ताकि हमारा शेड्यूल था, हमारा प्लान था, वो ना बिगड़े। ठीक, इसी के साथ एंड करते हैं इस क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट का यानी कि कल एनसीईआरटी डिस्कशन वाली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखो। बाय बाय।